हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार गौरव और गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। 75 साल हमारे देश की आज़ादी को पूरे हो चुके हैं। इसीलिए इस अवसर पर मैं आपके लिए लेके आया हूं 75 बहुत ही औसम क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग बताइए इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन मैं आपके लिए ज्योग्राफी और इसके साथ साथ ईवीएस के लेकर के आया हूं। आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन में राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। ये दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, दामोदर रिवर पर सिचुएटेड है और ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य का जॉइंट प्रोजेक्ट है यानी संयुक्त परियोजना है। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये हमारे देश का फर्स्ट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है दामोदर घाटी परियोजना। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने टेंसी रिवर प्रोजेक्ट या टेंसी नदी घाटी परियोजना और ये नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो ये है यूएसए में। ये कहाँ है? यूएसए में। तो ये उससे हमने क्या किया है? कॉपी किया है। ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरी चीज देखते हैं, सेकेंड वन, ये देखिएगा, ने भाखड़ा नागल बांध को न्यू टेंपल ऑफ रेजिडेंट इंडिया का नाम दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी जी ने, जयप्रकाश नारायण ने और राम मनोहर लोहिया जी ने। किसने भाखड़ा नागल बांध को न्यू टेंपल ऑफ रेजिडेंट इंडिया का नाम दिया था? तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नागल बांध को न्यू टेंपल ऑफ रेजिडेंट इंडिया जो है वो कहा था। जैसा कि आप जानते हैं ये भाखड़ा नागल डैम प्रोजेक्ट जो है वो सतलज नदी पर है और इसमें 2 डैम बने हुए हैं, एक है भाखड़ा बांध, दूसरा है नागल बांध। ये जो भाखड़ा बांध है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है और ये डैम जो है वो जल को यानी पानी को नियंत्रित करने का, सतलज नदी के जल को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जबकि नागल डैम जो है वो पंजाब राज्य में है और नागल डैम से जल विद्युत उत्पादन होता है। नागल डैम से जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई होती है। ये जो भाखड़ा बांध है हमारे देश का सेकंड हाईएस्ट डैम है। तो फर्स्ट हाईएस्ट डैम कौन सा है? तो वो है कौन सा? भीलंगाना और भागीरथी नदी पर हमारा टिहरी बांध, ये हमारे देश का सबसे ऊंचा बांध है। 260 मीटर 260 मीटर ऊंचा है, जबकि ये भाखड़ा बांध 220 मीटर ऊंचा है। और सुनिएगा एक बहुत औसम सा फैक्ट है, बहुत ही शानदार फैक्ट है। भाखड़ा नागल डैम प्रोजेक्ट ये जॉइंटली हमारे देश का सबसे बड़ा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, लार्जेस्ट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट
था, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो कई बार इसके निरीक्षण के लिए भी गए थे। इसीलिए उन्होंने न्यू टेम्पल ऑफ रेजिडेंट इंडिया का नाम इसे दिया था। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, सेकंड क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जेसी कुमार अप्पन कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जेसी कुमार अप्पन कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, जेसी कुमार अप्पन कमेटी वो हमारे देश में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, वो हमारे देश में कृषि सुधार से संबंधित है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कुमार अप्पन कमेटी जो है वो कृषि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब कार्यान्वित किया गया था? 1951 में, 1952 में, 1958 में, 1960 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, किस वर्ष भारत में फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम को लागू किया गया था? तो 1952 में, 1952 में भारत में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और गाइस, इसका सबसे अच्छा उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य हम लोग कह सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि भारत की जनसंख्या को 2045 तक, 2045 तक भारत की जनसंख्या को कांस्टेंट यानी स्थिर करना था। 2045 तक, 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर करना इस प्रोग्राम का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट वन आगे डिस्कस करें, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो बांध है, हीराकुंड बांध जो है वो कौन सी नदी पर बनाया गया था? महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर ओडिशा राज्य में बनाया गया था। और बनाया गया क्या? अभी भी स्थित है। और ये हमारे देश का सबसे लंबा बांध है, जिसकी कुल लंबाई 4801 मीटर है, जिसकी कुल लंबाई 4801 मीटर है। भारत का सबसे लंबा बांध है और महानदी उड़ीसा में जो है वो स्थित है। कौन सा? हीराकुंड बांध। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं और बहुत प्यारा, बहुत ही औसम क्वेश्चन है। नैयर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कौन से राज्य में है? तो देखिएगा, नैयर या नैयर बांध कभी आ जाए या नैयर वर्ल्ड सेंचुरी आ जाए तो ये जो है वो कहां स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। नैयर वन्य जैव अभयारण्य ये केरल राज्य में स्थित है। और बहुत अच्छे से इस बात को आप समझिएगा कि नैयर वन्य जीव अभयारण्य या नैयर बांध आ जाए तो केरल में, या पेरियार से संबंधित कोई भी वर्ड यूज होता है, जैसे पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है, पेरियार नदी कहाँ है, पेरियार मूवमेंट कहाँ हुआ, वैसे पेरियार नदी और पेरियार नेशनल पार्क ये दोनों ज्योग्राफी के क्वेश्चन है और मूवमेंट वो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये केरल से ही संबंधित हैं। चलिएगा नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? व्हेन वॉज द नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड एस्टैब्लिश? राष्ट्रीय बंजर बोर्ड भूमि की स्थापना कब की गई? तो गाइस 1960 में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास
विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। और जैसा कि इसका नाम है बंजर भूमि विकास बोर्ड, बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलने के लिए, बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में, उपयोगी भूमि में बदलने के लिए इस विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखें, 8 क्वेश्चन। वाओ, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में गोवा को कब सम्मिलित किया गया? When was the Goa included in the geographical area of India? 1961, 1971, 1981, 1991। आप बताइए हमें कब सम्मिलित किया गया, आप बताइएगा तो आप समझते इस बात को। इसका राइट आंसर है 1961। 1961 में भारत के भौगोलिक क्षेत्र में गोवा को 1961 में सम्मिलित किया गया था। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे देश में 5 यूरोपियन कंपनीज आई थी, जिनमें सबसे पहले जो थे वो थे पुर्तगीज अर्थात पुर्तगाली। ये सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में भारत से गए, यानी सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन करने वाले ये व्यक्ति थे। इन्होंने 1961 तक 1961 तक गोवा पर अपना शासन किया। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया। गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया 1961 में। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 1962 में पशु क्रूरता निवारण कानून 1960 के खंड 4 के तहत का गठन किया गया। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, भारतीय पशु कल्याण समुदाय, भारतीय पशु कल्याण मंच और लास्ट जो है भारतीय पशु कल्याण समिति। इसका राइट आंसर मुझे बताइए, इसका राइट आंसर मुझे बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के द्वारा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई, जो कि हमारे समाज में पशुओं के प्रति होने वाले क्रूर व्यवहार को रोकता है। पशु कल्याण नियंत्रण बोर्ड, ऐसा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ये नियंत्रण को रोकता है, पशुओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकता है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिएगा। वाह, गिरी अभयारण्य कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, फैला हुआ है? पहला ऑप्शन है 1424 वर्ग किलोमीटर, 1525 वर्ग किलोमीटर, 1626 वर्ग किलोमीटर और 1737 वर्ग किलोमीटर। तो आप जरा हमें इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर है 1424 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर में गिरी नेशनल पार्क फैला हुआ है। सर हम आपको बता दें ये गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयंस के लिए, एशियाटिक शेरों के लिए वर्ल्ड फेमस है। भारत में वैसे तो पूरी दुनिया में शेर अर्थात लॉयन दो ही जगह पाए जाते हैं, अफ्रीका में और एशिया में। एशिया में भी साउथ एशिया में, जैसे हमारा भारत है, श्रीलंका है, म्यांमार है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, और भारत में भी गिरी की पहाड़ियां या गिरी नेशनल पार्क ये एशियाटिक लॉयन के लिए वर्ल्ड फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। और इसका टोटल एरिया 1424 किलोमीटर है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना कब की गई? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना कब की गई? 17 नवंबर 1960, 27 नवंबर 1969, 27 नवंबर 1970 और 27 नवंबर 1979। ये इसके ऑप्शन हैं। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना 1960 में और वो भी 27 नवंबर 1960 को की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बहुत महत्वपूर्ण है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे देश में वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। ये हमारे देश में वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। इसी के द्वारा हमारे देश में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ बोर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया और वाइल्ड लाइफ बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और इसी के द्वारा हमारे देश में अलग अलग कैटेगरीज में कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होगी, नेशनल पार्क क्या होगा और आपका जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होगा, ये सारी कैटेगरी इसी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखिएगा और अगला क्वेश्चन है वंदना सेवा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित रही हैं? चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन और अपिको आंदोलन। वंदना सेवा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित रही हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए वंदना सेवा जो है वो चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन पर्यावरण को बचाने के लिए उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ एक बहुत ही फेमस आंदोलन है, जिसके अंतर्गत पेड़ों की रक्षा के लिए लोग क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे और इसीलिए इसको जो है वो क्या कहा गया है, चिपको आंदोलन कहा गया है। और वंदना सेवा चिपको आंदोलन से संबंधित है। अब देखिए भारत में श्वेत क्रांति के जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो वो है आपके मिस्टर रजनीश जी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, एस स्वामीनाथन जी, एस झूलेलाल जी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी। वर्गीस कुरियन जी को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और श्वेत क्रांति हमारे देश में दूध उत्पादन में वृद्धि, दूध मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। हालांकि इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो गाइस ये देखिएगा, कस्तूरी मृग परियोजना किस राज्य से में शुरू की गई थी? कस्तूरी मृग योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो मस्क डियर प्रोजेक्ट जो है वो उत्तराखंड राज्य में कहां से प्रारंभ किया गया था? उत्तराखंड राज्य से। कस्तूरी मृग परियोजना जो है वो उत्तराखंड राज्य से, और जो कस्तूरी यानी मस्क डियर होता है उसके संरक्षण के लिए जो है वो प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखिएगा और अगले क्वेश्चन को समझिएगा। वाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दाजी गाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगुल के लिए, रेड पांडा लाल पांडा के लिए, लाइन टेल्ड मकाक के लिए
और ब्रीगिंग डियर के लिए। तो दाची गाम जो नेशनल पार्क है इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है डियर? हंगुल के लिए ये जो है वो फेमस है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सियाचिन का उत्तरी हिस्सा काराकोरम किस देश के पास है? किस देश के पास है मतलब ये लाइन, ये इंग्लिश में जब आप वर्ड पढ़ेंगे विद विच कंट्री, विद विच मतलब विच हैव द, किसके पास, किसके अधिकार में है? तो ऑप्शन है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल। सर देखिएगा वो कह रहा है कि काराकोरम पर किसका अधिकार है? तो काराकोरम पर भारत का अधिकार है। काराकोरम हमारा हिस्सा है। हालांकि शिमला समझौता काराकोरम से ही संबंधित है। यहां एक निश्चित एरिया में भारतीय और पाकिस्तानी सेना की किसी भी मूवमेंट के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब देखा गया कि पाकिस्तान इन चीजों को नहीं मान रहा है, तब भारतीय सेना ने इसको अपने अधिकार में कर लिया। ऐसा नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन, हिमाद्री, गंगोत्री और यमुनोत्री। दूसरा सबसे बड़ा, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर। तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर, हिमाद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब हिमालय में स्थित ग्लेशियर हैं। और ऐसे ग्लेशियर हैं जहां से उत्तर भारत में बहने वाली नदियां निकलती हैं, और इनमें सबसे ऊंचा और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ग्लेशियर जो है वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व के कोर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस गतिविधि को स्वीकृति प्राप्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज अप्रूव्ड इन द कोर एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? पहला है रिसर्च वर्क, अनुसंधान कार्य, फार्मिंग, खेती, निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म यानी पर्यटन। तो इनमें से कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही होगा? तो देखिएगा इसका सही आंसर जो है वो रिसर्च। देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनके 3 पार्ट होते हैं, और इसका जो सबसे लास्ट यानी जो सबसे मिड में होता है उसे हम लोग कोर कहते हैं, उसे हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व का कोर पार्ट कहते हैं। और इसमें केवल रिसर्च से संबंधित कार्य होता है। कोर जोन में, इसके कोर जोन में केवल रिसर्च से संबंधित कार्य होता है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपके ऑप्शन है 5, 6, 8, 10। हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें कितनी शेड्यूल हैं? मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा ही वाइल्ड लाइफ बोर्ड बनाया गया है, और इसमें टोटल 6 शेड्यूल हैं। इसमें टोटल 6 शेड्यूल हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण 1972 के अंतर्गत अनुसूची 1 में कौन सा जानवर सम्मिलित नहीं है? कौन सा जानवर सम्मिलित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ब्लैक बग, डांसिंग डियर, चिंकारा
और गैंडा। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर जो है वो राइनोसोरस यानी गैंडा जो है वो इसकी फर्स्ट अनुसूची में शामिल नहीं है। ये वाले जो एक तरह से क्या हैं, जो एक तरह से डेंजरस हैं, जो कि कहना चाहिए जो कि विलुप्त की कगार पे हैं, जिनके जो कि संकटग्रस्त हैं, उनको जो है वो इसके फर्स्ट शेड्यूल में यानी पहली अनुसूची में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा राइनोसोरस। अच्छा, अब देखिएगा इतना अच्छा क्वेश्चन, हालांकि इसका आंसर हम लोग पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार किया गया है। ऑप्शन है आपके बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और उसके बाद वाटर पॉल्यूशन प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप प्लीज गाइस से याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा क्या किया गया है, क्या किया गया है, तो वो आपका जो है वो इसके द्वारा जो है वो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन किया गया है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? अरे सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, हमारे देश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, और मैं अगर कहूं तो बायोडायवर्सिटी के लिए, क्योंकि वन्य जीव और बायोडायवर्सिटी लगभग एक ही जैसी चीजें हैं, तो इसके लिए वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत में 1972 में 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास किया गया था। नेक्स्ट वन, अगली बात करें तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान अब स्थित है। सुंदरबन नेशनल पार्क वो कहां स्थित है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो आप जानते ही हैं सुंदरबन का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया का। और क्या किया गया है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क की स्थापना की गई है। सुंदरबन नेशनल पार्क की स्थापना की गई है। दूसरा देखिए, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? देखिए, अभी हमने बताया था कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उत्तराखंड के कौन से जिले से। ऑप्शन आपके गढ़वाल, कुमायूं, चमोली और उत्तरकाशी, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो इनमें राइट आंसर है आपका चमोली। ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है चिपको आंदोलन, ये चमोली से स्टार्ट हुआ, उत्तराखंड के चमोली से। हालांकि मैं अगर उत्तर प्रदेश भी बोल देता तो जिस समय ये स्टार्ट हुआ था, चमोली एक्चुअली उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निकाय है। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल, यानी विधिक। तो इसका राइट आंसर है ये संविधिक। संविधिक मतलब
कॉन्स्टिट्यूशनल जिनका उल्लेख संविधान में है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, जैसे आपका फाइनेंस कमीशन है, यूपीएससी है, वैसे ही इसको बाद में संवैधानिक किया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और ये वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनके नियंत्रण के लिए कार्य करता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है आपका जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका वनोन्मूलन, फिर पानी की उच्च गुणवत्ता बनाए रखना, फिर है औद्योगिक गतिविधियों के व्यक्तियों द्वारा पानी की खपत पर उपकर लगाना, फिर है सेंट्रल बोर्ड का, केंद्रीय बोर्ड का गठन। तो इसका राइट आंसर हमें बताइए कि जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का उद्देश्य क्या नहीं है। तो देखिए इसमें जल प्रदूषण और जल प्रदूषण का कोई भी इस तरह का लेना देना वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन यानी वनों के कंट्रोल या वनों को समाप्त करने से संबंधित नहीं है, वनों को समाप्त करने से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना निम्नलिखित में से किस प्रजाति के लिए चलाई गई थी। आपके ऑप्शन है खारे पानी का मगरमच्छ, मीठे पानी का मगरमच्छ, घड़ियाल और उपरोक्त सभी। तो देखिएगा मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ये जो है वो सभी प्रकार के मगरमच्छ, चाहे वो आपके खारे पानी के मगरमच्छ हों, चाहे वो आपके मीठे पानी के मगरमच्छ हों, चाहे वो घड़ियाल हो, सभी के लिए 1976 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 1976 में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1976 में, और सभी तरह के मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? In which district of Rajasthan is the National Desert Park located? गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, भरतपुर। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है जैसलमेर। जैसलमेर में नेशनल डेजर्ट पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के उद्देश्य से में संसद द्वारा वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। 1970 में, 1971 में, 1980 में, 1981 में। तो इसका राइट आंसर है और वो है 1981। हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया में एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए 1981 में वायु प्रदूषण की रोकथाम, रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो है ये पास किया गया था।
गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देश में नदियों की सफाई कार्यक्रम में गंगा एक्शन प्लान के साथ शुरू हुआ था 1985 में, 1990 में, 1995 में, 1998 में। तो आप बताइए गंगा एक्शन प्लान, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ किया गया था? सर गंगा एक्शन प्लान 1985 में स्टार्ट किया गया था। हालांकि अभी वर्तमान में गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है। नेक्स्ट वन अगला देखते हैं। तो अमृत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन को नदियों को जोड़ने से सरसों उत्पादन के लिए और तिल के तेल का उत्पादन। आप हमें बताइए कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो सर अमृत क्रांति नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित है। हमारे देश में कुछ नदियों में पानी की इतनी ज्यादा मात्रा है कि उन नदियों में बाढ़ आ जाती है, जबकि कुछ नदियों में पानी की बिल्कुल मात्रा नहीं है, उनके आसपास के एरिया में भी सूखा पड़ जाता है। इसीलिए सरकार के द्वारा नदियों को आपस में जोड़े जाने की परियोजना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक नदी है केन नदी, दूसरी है बेतवा नदी। केन नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहते हुए चंबल में आके गिरती है। बेतवा भी मध्य प्रदेश और यूपी में होते हुए चंबल में आके गिरती है। केन नदी में पानी की बहुत ज्यादा मात्रा है, बेतवा नदी में पानी की बहुत कम मात्रा है। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है और ये दिसंबर तक पूरा भी हो जाएगा। तो इस तरह से नदियों को आपस में जोड़ने के लिए जो स्कीम या जो कह सकते हैं रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है उसे हम लोग अमृत क्रांति कहते हैं और ये नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित है। नेक्स्ट वन, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा, ताप्ती, बाणगंगा और रामगंगा। जरा आंसर बताइएगा, जरा सही आंसर बताइएगा। देखिएगा हम लोग डिस्कस कर रहे थे सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी पर। और कौन से राज्य में है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है गुजरात राज्य में, ये है गुजरात राज्य में, ये है गुजरात राज्य में। कौन सी? नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है और गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? पर्यावरण की प्रोटेक्शन के लिए, पर्यावरण की प्रोटेक्शन के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1980, 1986, 1990, 1996। तो 1986 में, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट वन, बायोस्फीयर रिजर्व नामक एक योजना वर्ष से भारत सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। 1982, 1986, 1991, 1992। तो बायोस्फीयर रिजर्व ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं
और ये 1986 से, भारत में ये 1986 से क्या की गई है, प्रारंभ की गई है। 1986 से ये प्रारंभ की गई है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस वर्षा वन के अंतर्गत आता है? मालाबार, ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट, पूर्वोत्तर हिमालय, और उसके बाद है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। तो आप लोग बताइए, ये बहुत औसम क्वेश्चन है, ये बहुत औसम क्वेश्चन है। कौन से प्रकार के वनों में आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? किस वर्षा वन के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है मालाबार, इसमें आता है। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे ईस्टर्न घाट, नहीं, ये गलत है। मालाबार वर्षा वन के अंतर्गत नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आता है। नेक्स्ट वन, अगला देखते, आगे डिस्कशन करते। गैंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? When was the Rhinoceros project started? 1985, 1987, 1988 और 1999। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? 1987। एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न राइनासोरस, स्पेशली उसको बचाने के लिए 1987 में गैंडा परियोजना वो स्टार्ट की गई थी। भारत में गैंडा परियोजना जो है वो स्टार्ट की गई थी। इरडा का गठन, IREDA फॉर्म्ड, इरडा का गठन जो है वो कब किया गया था? 1980, 1987, 1990 और 1997। तो आप जरा मुझे बताइए कि इसका गठन कब किया गया था? तो इसका इरेडा का गठन 1987 में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, दोबारा सुनिएगा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन जो है वो कब किया गया था? 1987 में किया गया था। 1987 में किया गया था। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार के लिए चयन किसकी अध्यक्षता? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार के लिए चयन किसकी अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण के लिए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है और इसकी चुनाव समिति में उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं। आप समझ रहे होंगे, आई होप। हाँ, सुनिएगा, नेक्स्ट वन, इसके जो पर्यावरण, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है वो होता है। उपराष्ट्रपति उसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1988 की विशेषताओं में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन है आपके जलवायु पर्यटन, जलवायु पैटर्न में बदलावों के अध्ययन, वृक्ष क्षेत्रों को लगातार बढ़ना, मौजूदा प्राकृतिक विरासत का संरक्षण, रोजगार के अवसर पैदा करना। रोजगार के अवसर पैदा करना। अब आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो है राष्ट्रीय वन नीति। अरे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, तो सर उसमें जलवायु
पैटर्न में बदलावों के अध्ययन, इसको क्यों नहीं रखा जाएगा भाई। देखो, वृक्ष क्षेत्रों को लगातार बढ़ाना, ये तो होगा ही होगा। कंजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेचुरल हेरिटेज, जो मौजूदा प्राकृतिक विरासत का संरक्षण है उसको बनाए रखना। रोजगार के अवसर पैदा करना, ये जरूरी है। जलवायु पैटर्न में बदलाव के अध्ययन, ये वाला नहीं है, इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, मेघा पाटकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित शख्सियत है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपिको आंदोलन, जरा बताइएगा इसमें से सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा। आजादी के अमृत महोत्सव 75 साल पूरे हुए, उसका हम लोग जो है 75 क्वेश्चन अपने सॉल्व कर रहे हैं। तो सुनिएगा, इसका राइट आंसर है नर्मदा बचाओ आंदोलन। एक्चुअली नर्मदा नदी पर क्या किया गया, 2 बांध बनाए गए नर्मदा नदी पर। एक बनाया गया था एमपी में और इसका नाम है इंदिरा गांधी बांध। इंदिरा गांधी बांध ये पुनासा मध्य प्रदेश में है। जबकि दूसरा है सरदार सरोवर, जो मैंने आपको बताया। और सरदार सरोवर जो है वो गुजरात में है। तो इंदिरा गांधी बांध के विरोध में, ये इंदिरा गांधी बांध के विरोध में मेघा पाटकर या मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। फिर नेक्स्ट वन 41, राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन कब किया गया था। When was the National Water Board constituted? 1917, 1980, 1990 और लास्ट है आपका 2000। तो इसका राइट आंसर है 1990। 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया गया था। और सुनिएगा, जो जल संसाधन सचिव होते हैं, जो वाटर रिसोर्सेज सेक्रेटरी जो होते हैं, वो इसके चेयरमैन होते हैं। वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी वो इसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट वन 42, इको मार्क कार्यक्रम का प्रभारी मंत्रालय है। इको मार्क कार्यक्रम का प्रभारी मंत्रालय है। द मिनिस्ट्री इन चार्जेस ऑफ द इको मार्क प्रोग्राम इज ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय। तो आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सर इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इको मार्क जो महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तु हैं और वन से संबंधित है उनके लिए यूज किया जाता है। और भूपेंद्र यादव अभी इस मंत्रालय के मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव जी इस मंत्रालय के मंत्री हैं। सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन जो है निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है। अंडे का उत्पादन, शहद का उत्पादन, सरसों का उत्पादन और गेहूं का उत्पादन। तो सुनहरी क्रांति जो है वो किससे संबंधित है सर। सुनहरी क्रांति जो है वो हमारे देश में काय के लिए शहद के उत्पादन। बेसिकली मैं आपको बताऊं, गोल्डन रेवोल्यूशन फूलों से उत्पादन से, फूलों के उत्पादन या
फूलों से संबंधित चीजों के उत्पादन से संबंधित है और फूलों से बेसिकली शहद का ही उत्पादन होता है। तो यहां ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये 1992 से चल रही है, 1992 से ये चल रही है। फिर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सेंट्रल जू अथॉरिटी इंक्लूडेड द चेयरमैन? तो 10 मेंबर्स, 15 मेंबर्स, 20 मेंबर्स, 25 मेंबर्स। इसका राइट आंसर जो है वो है आपका 10 मेंबर्स। इसमें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित जो है वो कितने होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। हालांकि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया हम आपको, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री। जलवायु परिवर्तन मंत्री, परिवर्तन मंत्री, ये इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट वन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ या कब शुरू किया गया था? 1990, 1992, 1998 एंड 2000। प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू किया गया था? तो आप सुनिएगा, ये वाला आंसर है आपका फरवरी 1992 को प्रोजेक्ट एलिफेंट या प्रोजेक्ट हाथी जो है वो शुरू किया गया था। फरवरी 1992 को प्रोजेक्ट हाथी शुरू किया गया था। फिर लिखा है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं को, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट यानी वन्यजीव संरक्षण विदों को, वन तथा वन्यजीव अधिकारियों को, या ऑल ऑफ द अबव यानी सभी को? तो मुझे जरा बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी। ये सभी को, चाहे आपके शैक्षणिक और शोध संस्थाएं हो, चाहे वन्य जीवों के संरक्षण करने वाले हों या वन या वन्य जीव अधिकारी हों, और ये जो प्राइज है ना वो 1992 से स्टार्ट किया गया था। 1992 से ये प्रारंभ किया गया था। 1992 से ये प्रारंभ किया गया था। फिर है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से राज्य में है? तो ये है बिहार में। ये बिहार राज्य में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट वन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? ये तो इतना फेमस क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तवांग, मासिनराम, चेरापूंजी, दिसपुर। इसका राइट आंसर आपको मासिनराम लगाना है। और मासिनराम ये मेघालय में है। ये कहाँ है? मेघालय में है। और यहाँ वर्षा का रिकॉर्ड कितना है? तो 1003 मिलीमीटर। और कब का है? ये है 18 जुलाई 2022। 2002 का रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड मासिनराम मेघालय में है और ये 1003 मिलीमीटर 18 जुलाई 2022 यानी ये सबसे लेटेस्ट रिकॉर्ड है। नेक्स्ट वन आगे डिस्कस करते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? केरल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु एंड मेघालय। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। सर देखिएगा, डॉक्टर सलीम अली जो हैं वो उन्हें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया भारत में चिड़िया
पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। वर्ड्स के लिए, चिड़ियाओं के लिए बहुत ज्यादा काम किया है डॉक्टर सलीम अली ने। अभी सुनिएगा, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो केरल में स्थित है। याद रखिएगा, डॉक्टर सलीम अली जम्मू कश्मीर से थे। डॉक्टर सलीम अली जम्मू नहीं, सॉरी, सुनिएगा, डॉक्टर सलीम अली जो है वो जम्मू कश्मीर से थे। डॉक्टर सलीम अली जो है वो जम्मू कश्मीर से थे। और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो जम्मू कश्मीर में है। और क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ है? तो डॉक्टर सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी जो है, डॉक्टर सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ है? वो गोवा में है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, वो कहाँ है? तो वो गोवा में है। वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ है? गोवा में। और नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली को द वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर गोरुमारा नेशनल पार्क किस राज्य में अब स्थित है? इन विच स्टेट इज गोरुमारा नेशनल पार्क लोकेटेड? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड और हरियाणा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में गोरुमारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में स्थित है। वैसे आजकल हमारे देश में 106 नेशनल पार्क हैं, 106 नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2000, 2005, 2008, 2010। तो आप मुझे बताइए कब शुरू की गई थी? तो देखिए, ये इंद्रधनुषीय क्रांति जो है वो 2000 में स्टार्ट की गई थी, 2000 में स्टार्ट की गई थी। और हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं, ये कह सकते हैं हमारे देश में पहली एग्रीकल्चर पॉलिसी थी। और ये रेनबो रेवोल्यूशन जो है वो लगभग सभी क्रांतियों की मॉनिटरिंग से संबंधित है। वो लगभग सभी प्रकार की रेवोल्यूशन या क्रांतियों की मॉनिटरिंग से संबंधित है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 2 जनवरी, 7 फरवरी, 2 जनवरी, 7 फरवरी और 30 सितंबर और 30 सितंबर 30 सितंबर। तो देखिएगा ये जो है हर साल किसान दिवस जो है हर साल वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब से स्टार्ट किया गया? तो इसे 2001 से 2001 से स्टार्ट किया गया है। किसान दिवस को 2001 से स्टार्ट किया गया है और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार के अंतर्गत कितने रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख? जरा बताइए। तो इसका राइट आंसर है 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर भारत के पहले गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? ऑप्शन है आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और हरियाणा। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? हरियाणा। देखिएगा 2001 में हरियाणा के पिंजौर में क्या किया गया था? हरियाणा के पिंजौर में। और ये जो है वो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना
की गई थी। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहां, हेड ऑफिस कहां है? कलकत्ता, नई दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु में जो है, चेन्नई तमिलनाडु में जो है वो इसका हेड ऑफिस स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेड ऑफिस जो है वो स्थित है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, हाँ, राज्य जैव विविधता बोर्ड सभी सदस्यों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। राज्य जैव विविधता बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, गवर्नर, राज्यपाल और स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार। तो देखिएगा जो राज्य जैव विविधता बोर्ड होता है उनके सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद मुख्यमंत्री होते हैं। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो खुद मुख्यमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कब गठित की गई? यानी टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन जो है वो कब किया गया था? तो वो 2005 में 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन जो है वो किया गया था। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, याक संरक्षण परियोजना वर्ष 2006 में किस राज्य की सरकार द्वारा आरंभ की गई थी? याक संरक्षण परियोजना वो कौन सी राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो ये हिमाचल प्रदेश। अरे भाई, याक उत्तराखंड में भी, अरुणाचल में भी पाए जाते हैं, नागालैंड में नहीं पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं याक। तो याक संरक्षण परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। याक संरक्षण परियोजना। 59 क्वेश्चन, नेशनल बंबू मिशन वॉज लॉन्च्ड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन। राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। तो राइट आंसर है आपका इसका 2006 और 7 में। 2006 और 7 में राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की गई थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला, वन अधिकार अधिनियम वन संबंधी नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो को पास हुआ, यानी यहां आपसे डेट पूछी जा रही है। तो डेट है इसकी 18 दिसंबर 2006। 18 दिसंबर 2006 को वन अधिकार नियम। देखिए, वन अधिकार नियम थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। ये शेड्यूल ट्राइबल, अनुसूचित जनजाति या जो आदिवासी समुदाय जो जंगलों में रहते हैं उनके अधिकारों को, जो हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तब उनके अधिकारों को समाप्त किया गया था, उनके अधिकारों को दोबारा देने के लिए ये वन अधिकार अधिनियम जो है वो 18 दिसंबर 2006 को पास किया गया। नेक्स्ट वन, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो सर, ये टिहरी बांध हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उत्तराखंड में भागीरथी नदी और भीलंगाना नदी। भागीरथी नदी, भीलंगाना नदी जहां मिलती हैं वहीं उत्तराखंड में इस बांध को बनाया गया है और ये बांध 260 मीटर ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध।
नेक्स्ट वन, अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन है आपके कलकत्ता, नई दिल्ली, पुणे, कलकत्ता, नई दिल्ली, पुणे और अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर है, ये है नई दिल्ली में। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ये नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस स्थित है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के कोर के रूप में कितने राष्ट्रीय मिशन हैं? 7 राष्ट्रीय मिशन हैं या 8 राष्ट्रीय मिशन हैं या 9 राष्ट्रीय मिशन हैं या 10 राष्ट्रीय मिशन हैं? तो इसका राइट आंसर है जलवायु परिवर्तन पर जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है, उसमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स को या 8 प्लान को तैयार किया गया, जैसे ग्रीन पीस इंडिया। अच्छा, मेदिनी पुरस्कार योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो मेदिनी गृह मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय। देखिए, मेदिनी पुरस्कार योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा स्टार्ट की गई है और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। ये वाला अवार्ड जो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट वन, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है? पश्चिमी घाट पर, पूर्वी घाट पर, पूर्वोत्तर भारत में या या जो है वो है आपका पश्चिमोत्तर भारत में। मुकुर्ती नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? तो सर ये पश्चिमी घाट पर है और पश्चिमी घाट में भी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु में भी नीलगिरी में, तमिलनाडु में भी नीलगिरी में जो है वो स्थित है, नीलगिरी में जो है वो स्थित है मुकुर्ती राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क, ऐसा। नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई? 11 अक्टूबर 2010, 18 अक्टूबर 2010, 20 अक्टूबर 2010, 22 अक्टूबर 2010। तो इसकी स्थापना जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है वो कब की गई सर? तो वो आपका जो है 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये संवैधानिक संस्था है जो एक तरह से न्यायालय की तरह कार्य करती है और ये पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण को हानि पहुंचाता है तो ये उस पर फाइन या कोई भी कार्रवाई कर सकता है उस व्यक्ति या संस्था पर, ऐसा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 18 मई 2010 को भारत का एक राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो सर गंगा डॉल्फिन को जो है वो क्या किया गया था? गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है और डॉल्फिन सफारी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में, भारत की पहली डॉल्फिन सफारी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बनाई गई है और डॉल्फिन पार्क पटना में स्थापित किया गया है। डॉल्फिन पार्क पटना में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय मानसून मिशन, वाव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। राष्ट्रीय मानसून मिशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था?
ऑप्शन है पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये जो मिशन है, राष्ट्रीय मानसून मिशन जो है, वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर उसके बाद नमामि गंगे कार्यक्रम, मैं अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे कि नमामि गंगे कार्यक्रम ये कब प्रारंभ किया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? अप्रैल 2009, जुलाई 2010, अगस्त 2011 और जून 2014। तो मोदी सरकार ने गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम जून 2014 में आरंभ किया। जून 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम प्रारंभ किया। उसके बाद नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां अब स्थित है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये सोलर एनर्जी के लिए कार्य करता है और इसका हेड ऑफिस है हरियाणा में। हरियाणा के भी कौन सी जगह? तो वो है गुरुग्राम। वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिएगा, इसका हेड ऑफिस वहां बनाया गया है सोलर गठबंधन का। नेक्स्ट वन, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय वायुमार्ग, राज्य सड़क मार्ग। तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो है, भारतमाला परियोजना जो है वो नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है और हमारे देश के ऐसे सभी राज्य, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी स्थलीय सीमाएं विदेशों से लगी हुई हैं, जिनकी स्थलीय सीमाएं विदेशों से लगी हुई हैं, उनसे संबंधित है। उनमें सड़क या उनमें नेशनल हाईवे बनाने से संबंधित है आपका भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने की दिशा में एक पहल है। कौन सी? सेतु भारतम प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, ब्लू प्रोजेक्ट। तो सर ये सेतु भारतम परियोजना है। सेतु भारतम परियोजना राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने से संबंधित है। भारतमाला, सागरमाला, सागरमाला जो हमारे सागर यानी इधर है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, यहाँ नेशनल हाईवे यानी यहाँ ये सड़क के विकास से संबंधित है आपका सागरमाला प्रोजेक्ट, आपका सागरमाला प्रोजेक्ट। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में कब स्थापित किया गया? 2019, 2020, 2021 और 2022। इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है 2019। 5 अगस्त 2019 के दिन क्या किया गया? जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक का नाम रखा गया लद्दाख और दूसरे का नाम रखा गया जम्मू कश्मीर। अब ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और इस तरह हमारे देश में वर्तमान में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अभी जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं यानी उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा जी हैं, और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है आर.के. माथुर। लद्दाख के जो एलजी हैं, मैं माफी चाहूंगा, लद्दाख के जो एलजी हैं उनका नाम है आर.के. माथुर। तो ये अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के 75 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपको सीखने और समझने को मिला होगा। इसके साथ ही थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।